हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इससे पहले 3 जुलाई को मेरा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आया था। इसके बाद मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि जो 3 जुलाई का मेरा वीडियो था इसको सिर्फ 5000 लोगों ने देखा था और सिर्फ 700 से 800 लोगों ने लाइक किया था। तो हमको लगा जो मेरा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो इसको बनाना बेकार है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट या फिर आउटपुट नहीं मिल रहा तो उस काम को करना बेकार होता है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बंद कर दिया था बनाना। लेकिन इसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत से लोगों का मैसेज आया कि सर आप डेली करंट अफेयर्स क्यों नहीं बना रहे, आप सर कहाँ चले गए, आप सर कब से ला रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। तो आज से मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरे 4 से 5 घंटे जाते हैं सिर्फ 20 मिनट के वीडियो को बनाने में, और आपसे ज़्यादा इस वीडियो को ना बनाने से मेरा घाटा होता है। क्योंकि अगर मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं बनाता हूँ तो जो क्वेश्चन की कनेक्टिविटी है ये मेरा ख़राब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो आगे का जो वीडियो आता है उसको बनाने में फिर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को बनाने में मेरा सपोर्ट करेंगे। जितना से ज़्यादा हो सके उतना आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने भी लोग देख रहे हैं ये सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अगर आप करंट अफेयर्स की मैगजीन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका प्राइस मात्र 35 रुपया है। और ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है। आपको परचेज करने के बाद तुरंत आपकी जीमेल पे ये पीडीएफ पहुंच जाएगी। इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने कवर किया है जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 तक के हैं, यानी कि पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इस मैगजीन में मिलेंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है ये 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं 4 ऑप्शन के साथ। जो आंसर सही है वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। एक बात जो आपको ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन है सभी हिंदी मीडियम में है, यानी कि हिंदी फॉर्मेट में है। इस मैगजीन में मैं जितने भी करंट अफेयर्स के सेक्शन बन सकते हैं इन सभी को एक एक करके कवर किया है। तो अगर आप इस मैगजीन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, फिर अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 90 to 95% जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उम्मीद करते हैं कि इसी मैगजीन से आएंगे। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या आपकी कोई शिकायत है तो इसी मैगजीन के जहाँ पे लिंक दिया है उसी के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा मेल आईडी दिया है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर जो है ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर जो कि भारत राज्य में शुरू किया गया है, गुजरात राज्य में शुरू किया गया है, ये गुजरात के किस शहर में खोला गया है? तो ये गुजरात के सूरत शहर में खोला गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर जो कि सूरत गुजरात में खोला गया है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है फैज़ नोवा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है सूरत गुजरात में, जिसका नाम है फैज़ नोवा। अगला क्वेश्चन, जो भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है इसका मेन कैंपस है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई सीबीटी 2 में कि एनआईडी का मेन कैंपस कहाँ है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का मेन कैंपस है अहमदाबाद गुजरात में। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4-5 जो कि रिसेंट 3-4 महीने के अंदर भारत में कुछ नया हुआ है, पहली बार हुआ है। जैसे कचरे से निर्मित ऊर्जा को उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय खोला जाएगा गुजरात के लोथल शहर में, और इसको खोलने में भारत की मदद करेगा पुर्तगाल देश। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कीट संग्रहालय खोला गया है तमिलनाडु राज्य में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क का उद्घाटन किया गया है गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे में रयाली गांव में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ओटर पार्क बनाया गया था हरियाणा के गुरुग्राम शहर में इलेक्शन कमीशन के द्वारा। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है मुंबई शहर में, और देश का यानी कि भारत का पहला डिजिटल गार्डन बनाया गया है या उद्घाटन किया गया है इसका केरल राज्य में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिजिटल गार्डन का क्या मतलब है, तो इस बाग में जितने भी पेड़ लगे हैं इन सभी पेड़ पर एक QR कोड लगाया गया है। अगर आप इस QR कोड को मोबाइल से स्कैन करेंगे तो इस पेड़ से रिलेटेड
जितनी भी जानकारी आपको इस QR कोड से मिल जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है देश का पहला डिजिटल गार्डन, जो कि केरल राज्य में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किस रेलवे जोन ने किया है? तो इसका निर्माण किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। दूसरा क्वेश्चन, जो देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग है जिसका निर्माण किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा, ये जो सुरंग है ये कनेक्ट करेगी चेरोलोपल्ली और रायपुर स्टेशन को, जिनके बीच की दूरी है 6.6 किलोमीटर। ये जो दोनों स्टेशन है ये तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। जो दक्षिण मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय है तेलंगाना के सुचेंद्राबाद में। अब आपको एक और रेलवे जोन याद रखना है जो कि अभी अभी नया बना है। तो भारतीय रेलवे का जो नया जोन बना है जो कि 18वें नंबर का है, इसका नाम रखा गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण तट रेलवे जोन। और भारत का जो 18वां रेलवे जोन है ये आंध्र प्रदेश राज्य में बना है और इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे पहले भारतीय रेलवे के पास 17 जोन थे, अब एक और नया बना दिया गया, तो टोटल हो गए 18 और ये आंध्र प्रदेश राज्य में बना। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम शहर में और इसका नाम रखा गया दक्षिण तट रेलवे जोन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किस रेलवे जोन द्वारा किया गया, तो उत्तर होगा दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव और वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कारगिल श्रद्धांजलि गीत किसने जारी किया है? तो कारगिल श्रद्धांजलि जो गीत है इसको जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है भारत के सेना प्रमुख के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी है। अब हम जानते हैं कि कारगिल श्रद्धांजलि गीत है क्या। तो आप सभी को पता होगा 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे और उसमें भारत की विजय हुई थी। तो उसी कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे उनको शहीदों को याद करने के लिए, उनके सम्मान में उनको सलामी देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के जो सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत ने कारगिल श्रद्धांजलि गीत को लॉन्च किया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ये जो गीत लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है और किसके द्वारा गाया गया है? तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये जो गीत लॉन्च किया गया है ये गीतकार लेखक लिरिकिस्ट समीर अंजान के द्वारा लिखा गया है और इसको गाया है सत्र ध्रुव कबीर ने। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान इनिशिएटिव के लिए फेसबुक कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि डिजिटल उड़ान इनिशिएटिव या पहल क्या है। तो जो रिलायंस जियो है ये डिजिटल साक्षरता इनिशिएटिव के तहत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत में डिजिटल उड़ान नाम का एक इनिशिएटिव पहल लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के तहत यानी कि डिजिटल उड़ान के तहत 10 रीजनल भाषाओं में ऑडियो विजुअल डिजिटल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को 13 राज्यों में लगभग 200 जगहों पर लॉन्च शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान नाम का एक पहल शुरू किया है, जिसको अधिक बढ़ावा देने के लिए फेसबुक कंपनी के साथ इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्री की एक कंपनी है जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार। फेसबुक जो कि एक सोशल साइट्स है, इसके फाउंडर और CEO हैं मार्क जकरबर्ग और फेसबुक कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए $9 मिलियन से अधिक का अनुदान यानी कि सहायता प्रदान किया है? तो आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा राज्य में फोनी नाम का चक्रवात आया था, जिसकी सहायता के लिए जो वहाँ पे अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है उसको दोबारा से डेवलप करने के लिए हांगकांग देश ने $9 मिलियन की सहायता प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी हांगकांग। अब आपको यहाँ पे बात हुई चक्रवात की, साइक्लोन
साइक्लोन की। तो आपको 3 साइक्लोन याद रखना है जो कि लेटेस्ट आए हैं और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहे। कौन कौन से? पहला, यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला फोनी साइक्लोन जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तहस नहस किया उड़ीसा राज्य को, और ये आया था बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में। दूसरा साइक्लोन जो कि अभी अभी आया जिसका नाम है वायु चक्रवात, ये आया था गुजरात राज्य में और इसका उत्पत्ति हुई थी अरेबियन सी में, अरब सागर में। तीसरा साइक्लोन जिसका नाम है साइक्लोन चक्रवात इडाई, ये आया था अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर और मलावी, इन 4 देशों में। तो ये 3 साइक्लोन के आपको नाम याद रखना है, किस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित किए और इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी या किस देश में आए। साइक्लोन फोनी, साइक्लोन वायु, साइक्लोन इडाई। अब हम देख लेते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब आपको उड़ीसा से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, उड़ीसा राज्य ने अभी अभी बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए बाढ़ क्षेत्रों के लिए बाढ़ एटलस यानी कि फ्लड एटलस को लॉन्च किया है। इसके अलावा उड़ीसा की एक महिला हैं जिनका नाम है चंद्राणी मुर्मू, इनका भी नाम आपको याद रखना है। चंद्राणी मुर्मू जो हैं ये 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद बन के चुन के आई हैं। इनकी उम्र महज 25 साल 11 महीने है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष, और इनकी आयु है 25 वर्ष 11 महीने। इस प्रकार से 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू। ये उड़ीसा के क्योंझार लोकसभा सीट से चुन के आई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार जो शीर्ष पे देश रहा है वह 2 हैं। कौन कौन से? जापान और सिंगापुर। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेटिंग पॉइंट दिया जाता है इस इंडेक्स में। तो इस रेटिंग पॉइंट में जापान और सिंगापुर दोनों की रेटिंग सेम आई, इसलिए इस इंडेक्स में ये 2 देश टॉप किए हैं। तो जापान सिंगापुर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार शीर्ष पर रहे। अब आपको पता होना चाहिए कि इस पासपोर्ट में सबसे ऊपर कौन सा रहा देश, यानी कि नंबर 1 पे कौन रहा? तो उत्तर होगा जापान और सिंगापुर। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वह है 86। तीसरा क्वेश्चन, इस रिपोर्ट में सबसे नीचे से कौन सा देश रहा, यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो सबसे खराब स्थिति है अफगानिस्तान की, जिसकी रैंक है 109। अब आपको मैं बताता हूं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है। तो ये जो हेनले एक संस्था है, ये जितने भी दुनिया के देश हैं उनकी एक पासपोर्ट की रैंकिंग करता है, यानी कि उनका कंपैरिजन करता है। फिर ये बताता है ये इंडेक्स कि किस देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं और किस देश के का जो पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा पावरफुल है और किस देश के जो लोग हैं वो तुरंत वीज़ा पा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बताता है हेनले पासपोर्ट, जिसमें सबसे नंबर 1 पे देश रहा जापान और सिंगापुर। इसमें भारत की रैंकिंग रही 86 और सबसे नीचे से रहा अफगानिस्तान, जिसकी रैंक रही 109। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश का शहर बेबीलोन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो अभी अभी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शहर बेबीलोन को रखा गया है, जो कि इराक देश का एक शहर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको पता होना चाहिए कि शहर बेबीलोन को क्यों रखा गया है। तो जो शहर बेबीलोन है ये जो पुरानी सभ्यता एंसेंट सभ्यता थी मेसोपोटामिया, उसका एक प्रसिद्ध शहर था जो कि एक कल्चरल साइट थी, इसीलिए इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहर में रखा गया, जो कि इराक का एक शहर है। अब हम देख लेते हैं कि किस चीज़ को विश्व विरासत धरोहर में रखा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है और किसके द्वारा रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो यूनेस्को है इसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। इसमें कुछ खास स्थान जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन और शहरों को डिक्लेयर किया जाता है, जिनका ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक या फिर
किसी अन्य तरीके से विशेष महत्व होता है। उन जगहों, स्थानों या शहरों को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर घोषित किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल एसएससी सीजीएल में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्व विरासत धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश के पास है। तो आपको याद रखना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इटली के पास टोटल 54, दूसरे नंबर पे चीन के पास 53 और भारत के पास वर्तमान में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 37। यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसकी वर्तमान में हेड हैं एंड्रा एजोले, ये भी फ्रांस देश से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे बात हुई थी इराक की, क्योंकि जो बेबीलोन शहर है ये इराक का है। तो अब हम इराक के बारे में जान लेते हैं। इराक जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है बगदाद। इराक जी की जो मुद्रा है उसका नाम है दिनार और इराक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं बरहम सालेह। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2019 कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2019 मनाया गया है 6 जुलाई को। लेकिन आपको याद रखना है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है, ये प्रतिवर्ष 6 जुलाई को नहीं मनाया जाता। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस या इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जुलाई महीने के पहले सैटरडे को, जुलाई महीने के पहले शनिवार को। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2019 में मनाया गया है 6 जुलाई को, क्योंकि इस साल जो जुलाई महीने का पहला शनिवार था ये पड़ा है 6 जुलाई को। जो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव था, इसका इस साल का थीम था कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। तो ये आपको इसका थीम भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने सेन मार्ग पहल की शुरुआत की है। तो सेन मार्ग जो पहल है, इनिशिएटिव है, इसको शुरू किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि सेन मार्ग इनिशिएटिव क्या है। तो इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। सेन मार्ग का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है सेन फॉर सेंट्रलाइज, एम फॉर MSME एंड R फॉर रिटेल ग्रुप। तो सेन मार्ग का पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज MSME एंड रिटेल ग्रुप। MSME का पूरा फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जिसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि सेन मार्ग है क्या। तो सेन मार्ग जो इनिशिएटिव है, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, इसमें क्या होगा, तो इस इनिशिएटिव के थ्रू जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये प्रोसेस करेगा रिटेल MSME लोन को, और इसकी सहायता से जो ब्रांच हैं इनको और इफ़िशिएंट बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है, सेन मार्ग जो इनिशिएटिव है ये पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज MSME एंड रिटेल ग्रुप। जो पंजाब एंड सिंध बैंक है इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसके नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है क्रिस्टीन लगार्ड को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्रिस्टिना जो लेगार्डे हैं ये फ्रांस देश से हैं, और इससे पहले क्रिस्टिना लेगार्डे IMF की CEO थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है क्रिस्टिना लेगार्डे को। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है इसका मुख्यालय है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, और जो यूरोपियन यूनियन है इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। अब आपको जो मेन क्वेश्चन है ये मैं बताता हूँ क्या। जो क्रिस्टिना लेगार्डे हैं इससे पहले IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की CEO थी, अब ये बन गई हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड। तो जो IMF है इसकी CEO का पद यानी कि इसके हेड का पद अब खाली हो गया, तो इसकी जगह पे
इंटरिम यानी कि तत्कालिक हेड बनाए गए हैं अमेरिका के डेविड लिप्टन। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की नई हेड बनाई गई हैं क्रिस्टिना लेगार्डे और IMF के आंतरिक हेड बनाए गए हैं डेविड लिप्टन। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जलन और प्लास्टिक सर्जरी के लिए विश्व का सबसे बड़ा संस्थान या हॉस्पिटल किस शहर में शुरू किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जलन और प्लास्टिक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल खोला गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसका नाम रखा गया है शेख हसीना नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट, जो कि खोला गया है बांग्लादेश के ढाका शहर में। बांग्लादेश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। ये जो हॉस्पिटल है इसमें लगभग 500 बेड होंगी, 50 ICU होंगे, 12 ऑपरेशन थिएटर होंगे और इसका निर्माण 500 करोड़ टका की लागत से किया गया है। जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी है ढाका और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है उसका नाम है टका। बांग्लादेश की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपियन कमीशन की नई हेड के रूप में नियुक्त किया गया है उर्सुला वान डेर लेयान को, जो कि जर्मनी देश से हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन क्या है। तो यूरोपियन जो कमीशन है ये यूरोपियन यूनियन की एक संस्था है जिसका काम है लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाना, किसी भी डिसीजन के बारे में निर्णय लेना और जो डे टू डे यूरोपियन यूनियन का बिजनेस है इसके बारे में दखल देना। तो आपको याद रखना है यूरोपीय आयोग की नई हेड बनाई गई हैं उर्सुला वान डेर लेयान, जो कि जर्मनी देश से हैं। अब हम देख लेते हैं जो कि लेटेस्ट 1 महीना के अंतर्गत नई नियुक्तियाँ हुई। जैसे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख बने हैं क्यू डोंगियो, जो कि चीन देश से हैं। BSNL कंपनी के नए CMD बनाए गए हैं PK पुरवार। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए MD बनाए गए हैं शारदा कुमार होटा। FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है शरद कुमार सरफ को। IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। भारत की खुफिया एजेंसी रा के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया सामंत गोयल को। भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया कृष्ण स्वामी नटराजन को। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद को। तो ये हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि 1 महीना के अंतर्गत हुई। तो इन सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेके तैयार करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। और आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी लोग इस वीडियो में हमारा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप जितने लोग भी देख रहे हैं और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप मेरी जो मैगज़ीन है उसको ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। जो मैगज़ीन है और रेलवे करंट अफेयर्स के अलावा अगर आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बैंक में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 से 4 महीना पुराने पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इस मैगज़ीन में हर क्वेश्चन के आगे हर मंथ को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जनवरी के अलग, फरवरी के अलग, 2019 के अलग, 2018 के अलग। तो आपको जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, जिस महीने की रिक्वायरमेंट हो, आप वो तैयार कर सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो मेरी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है उसको खरीद सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।